हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 3। जैसा कि हम पिछले एपिसोड के आखिर में देखते हैं कि नैनजिंग आग को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है, और जब वो हेल्प के लिए चिल्लाती है तो दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में बैठा जुआन उसकी आवाज़ को सुन लेता है और उसी वक्त टेलीपोर्ट होकर नैनजिंग के सामने आ जाता है। ये सारा मामला नैनजिंग की दोस्त सीसी देख रही होती है। वो देखकर हैरानगी से उसके पास आती है और कहती है कि यहाँ पर तो आगे जुआन बैठा हुआ था, वो कहाँ पर चला गया। और जुआन दूसरी तरफ नैनजिंग के सामने आ जाता है और उसकी मदद कर देता है। जुआन उन तमाम गुंडों को बहुत ज़्यादा मारता है और फिर नैन्सी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नैनजिंग इस बात पर कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो तो सोचती रहती है कि इसका करैक्टर तो सिर्फ बंदों को मारने का था, तो फिर ये मुझको बचाता किस वजह से है। उसी वक्त रेस्क्यू की गाड़ी आ जाती है जो कि नैन्सी को बचा लेती है, लेकिन जुआन उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर एक शख्स और भी था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ज़ूकेन आता है, जो कि ज़ूकेन यूकेन के लिए बर्थडे गिफ्ट भी रखता है और उसके साथ एक नोट भी छोड़कर चला जाता है वहाँ से। वैसे देखा जाए तो ये दोनों फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन ज़ूकेन यूकेन के लिए क्या अहमियत रखता है वो खुद भी नहीं समझ पा रहा। उसके फीलिंग्स उसके लिए क्या है वो समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकेन अपने एक दोस्त के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। जिस मेज़ पर वो बैठे होते हैं उसकी साथ वाले मेज़ को ज़ूकेन भी बुक करवा चुका होता है। जब ज़ूकेन उन दोनों को साथ देखता है तो यूकेन उस शख्स के बारे में बताती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिसको देखकर ज़ूकेन को बहुत ज़्यादा झटका लगता है। यूकेन ज़ूकेन को भी कहती है कि तुम भी हमारे साथ बैठो और बर्थडे सेलिब्रेट करो, जिस पर ज़ूकेन कहता है कि नहीं, मैंने अपनी मेज़ बुक करवा ली है, तुम दोनों आराम से अपनी कंपनी एंजॉय करो, मैं साथ वाली टेबल पर आराम से बैठ जाता हूँ। ज़ूकेन साथ वाली मेज़ पर बैठे इन दोनों को देख रहा होता है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड यूकेन को एक नेकलेस पहनाता है। वो नेकलेस सेम वही होता है जो कि ज़ूकेन उसके लिए मेज़ पर रख के आया था। ये सब देखने के बाद ज़ूकेन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन पुलिस स्टेशन पर आता है, जहाँ पर पुलिस वाले नैनजिंग से पूछते हैं कि तुमको उन गुंडों से किसने बचाया, जिस पर नैनजिंग कहती है कि एक बहुत लंबे कद का लड़का था जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन ज़रूर वो कोई ना कोई फरिश्ता ही होगा। पुलिस कहती है कि नैनजिंग के लिए कि मैं उस शख्स को ढूंढकर तुम्हारे सामने पेश करूंगा, कम से कम तुम उसका शुक्रिया तो अदा करो। जिस पर नैन्सी कहती है कि नहीं, मुझे उसका शुक्रिया अदा नहीं करना। लेकिन पुलिस वाला खुद भी चाहता था कि वो लड़का कौन है, वो खुद भी उसको अप्रिसिएशन देना चाहते थे। उसके बाद नैनजिंग जब अपने घर जाने लगती है तो उसको पता चलता है कि उसकी जेब में तो घर की चाबियाँ तो है ही नहीं, जो कि जब जुआन दरवाज़ा खोलता है तो पता चलता है कि वो चाबियाँ तो जुआन ने चुरा ली थी। नैनजिंग जब जुआन से पूछती है कि तुमने चाबियाँ क्यों चुराई है, तो जुआन बताता है कि तुम इतनी लेट आओगी तो क्या तब तक मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहता। नैनजिंग जुआन से पूछती है कि जब तुमने मेरी मदद की थी तो उस वक्त तुम कहाँ गायब हो गए थे, जिस पर जुआन कहता है कि तुमने मुझे अचानक से बुला लिया था कि जिस शॉपिंग मॉल में मैं बैठा था वहाँ मेरा पैसों से भरा हुआ बैग था, इसलिए मुझे अपना वो बैग लेने के लिए तो जाना ही था। नैनजिंग वो सारे पैसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो जुआन से पूछती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए, कहीं तुमने कोई बैंक तो नहीं लूटा। जिस पर जुआन कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ जो बैंक लूटूं। जुआन फिर सोचता है और सोचकर नैनजिंग को बताता है कि मैं पिछली बार भी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ उस वजह से आया था जब तुमने मदद के लिए पुकारा था, और इस बार भी ऐसा ही था, तुमने मदद के लिए पुकारा और मैं तुम्हारे सामने आ गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब जब तुम मदद के लिए पुकारोगी तब तक मैं खुद ही टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे सामने आ जाया करूँगा।
जिस पर दिल ही दिल में नैन्जिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि उसे तो फिर किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कि अगर उससे कोई भी मुश्किल टकराती है तो उसी वक्त वो चिल्लाकर या मदद दिल में ही मांगकर जुआन को उसके सामने पेश कर सकती थी। नैन्जिंग दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, जिसको देखकर जुआन कहता है कि खबरदार, अगर अगली बार तुमने अपने आप को किसी भी मुसीबत में डाला। जिस पर जुआन कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी मदद करने की बजाय काम को और ज़्यादा ख़राब कर दूंगा, ये तुम पर ही है। ये सब कहने के बाद जुआन नैन्जिंग के रूम में जाने लगता है सोने के लिए, लेकिन नैन्जिंग नहीं चाहती थी कि जुआन उसके रूम में जाए और उसके रूम में सोए। इस वजह से साथ वाला अपार्टमेंट नैन्जिंग ने खाली करवाया, जिसमें अब जुआन रह सकता था। ये रूम तुम्हारा टेम्परेरी होगा, मैं तुमको यहाँ रखने के लिए किराया तो नहीं लूँगी, लेकिन मेरी कुछ शराइत है जिनको तुम्हें मानना होगा। एक ये कि जब जब मेरी मोम मेरे पास होगी तब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, और ना ही तुम अपनी आइडेंटिटी उनके सामने लेकर आओगे। जुआन कहता है कि मैं तुम्हारी इन बातों को नहीं मानूंगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन बातों को मानूं तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरी भी कुछ शराइत है जिनको तुमको मानना होगा। लेकिन नैन्जिंग कहती है कि मैं तुम्हारी किसी भी शराइत को नहीं मानूंगी, तो जुआन भागकर उसके कमरे में जाने लगता है। नैन्जिंग उसको रोकती है और कहती है कि बताओ कौन सी शराइत है। जिस पर जुआन कहता है कि सबसे पहले तो मुझे 3 टाइम का खाना देना होगा, फिर कहता है कि जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और फिर कहता है कि मुझे एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है। जिस पर नैन्जिंग हैरान हो जाती है और हैरानगी से पूछती है कि भला तुमको स्मार्टफोन का कैसे पता और तुमने क्या करना है उसका। जिस पर जुआन कहता है कि मैं पिछले ज़माने से तो ज़रूर आया हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पिछले ज़माने में जाने के लिए कुछ नॉलेज की ज़रूरत है, जो कि मुझे किताबों से तो नहीं मिलने वाली, मुझे इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए स्मार्टफोन मुझे चाहिए। नैन्जिंग जुआन की सारी बातें मान लेती है, और जब वो जाने लगती है तो जुआन नैन्जिंग को रोकता है और उससे पूछता है कि आज तुमको आग से क्यों डर लगा था। नैन्जिंग बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मिडिल स्कूल में एक लैब में मैं फंस गई थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आग भी लग चुकी थी। तब से ही मुझे आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और जब मैं आग को देखती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं लगती कि मैंने करना क्या है आगे। जुआन ये सुनकर जाने ही लगता है और कहता है कि अच्छा हुआ, तुम्हारी एक और वीकनेस मैंने ढूंढ ली है। अगले सीन में नैन्जिंग अपनी मोम को कॉल करती है और खुशी से बताती है कि मेरी अपनी जॉब में सिलेक्शन हो गई है। नैन्जिंग की माँ नैन्जिंग से कहती है कि जब मैं वापस आ जाऊंगी तो हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। नैन्जिंग जुआन के लिए मेज़ पर एक फ़ोन रख देती है और इसके साथ एक नोट भी रख देती है। जुआन फ़ोन को उठाता है और उसके पीछे लगी लड़कियों की तस्वीरें उसको अच्छी नहीं लगती, और वो उन तस्वीरों को वहाँ से उठा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्जिंग अपने बाप और भाई की तस्वीर के सामने खड़ी होती है और उनको बताती है कि मेरी जॉब में सिलेक्शन हो गई है। नैन्जिंग अपनी जॉब पर जाने से पहले देखती है जुआन को। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो जुआन कमरे में होता ही नहीं है, बल्कि वो उस दरवाजे के पीछे छुपा होता है। नैन्जिंग जब आगे बढ़ती है तो जुआन उसको पीछे से उठा लेता है और उसको उठाकर बाहर फेंक देता है, और जुआन नैन्जिंग से कहता है कि मैंने अपनी शर्त बताई थी कि मुझको डिस्टर्ब ना किया जाए। जिस पर नैन्जिंग कहती है कि मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, बल्कि मैंने तुमको सिर्फ बताने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा खोला था कि ब्रेकफास्ट लग गया है। जिस पर जुआन कहता है कि सी यू, अब तुम जा सकती हो। जब जुआन दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरी तरफ नैन्जिंग सोचती है कि जुआन ने तो बड़ी जल्दी इंग्लिश भी सीख ली और ये बहुत ही जल्द दुनिया को भी फतह कर लेगा। नैन्जिंग जॉब पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि ये उसकी वो ड्रीम जॉब थी जिसको वो लेने के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया करती थी, और आज उसकी दुआ कबूल हो गई थी। यहाँ पर नैन्जिंग उन एम्प्लॉयज़ के साथ
कुछ कॉटन उठाने में उनकी मदद करती है, क्योंकि नैनजिंग एथलीट होती है और उसके लिए ये सब कुछ करना कोई भी मुश्किल काम नहीं था। फिर उन एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय नैनजिंग को उसका रूम दिखाती है और बाकी कोलीग से उनकी मुलाकात करवाती है। वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भी लेकर उसको जाती है कि जहाँ पर नैनजिंग की मुलाकात येकेन से होती है। येकेन उस कंपनी की CEO होती है, जबकि ज़ूकेन उसका प्रेसिडेंट। येकेन नैनजिंग को देखती है और अपने ऑफिस में बुलाती है, जिस पर नैनजिंग का और उसके साथ खड़ी लड़की का रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जैसे पता नहीं येकेन उसको खा ही जाएगी। येकेन जब अपने रूम में जाती है तो उसकी मेज़ पर पड़ी उस नोट पर नजर जाती है जो कि ज़ूकेन ने रखा होता है, और गिफ्ट लगता है ज़ूकेन पहले ही उठा चुका होता है। नैनजिंग येकेन के कमरे में आती है तो येकेन कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और तुम्हारी इतनी सलाहियत भी नहीं है कि तुम इस कंपनी के लिए अहल हो सके। फिर भी येकेन कहती है कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। पता है क्यों सिलेक्ट किया है? तुमने कहा था कि तुम एक एथलीट हो और जो तुमको गिव अप करना नहीं सिखाता। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये जॉब छोड़कर नहीं भागोगी यहाँ से। पिछले 10 साल से मैं ज़ूकेन की असिस्टेंट हूँ और अब मैं ये काम तुमको सौंपती हूँ। पिछले 10 सालों में लोगों की तरफ से हम दोनों को जो कुछ भी कहा गया वो सच है, सिवाय रिलेशनशिप के। नैनजिंग येकेन की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा नर्वस फील करती है। उसको लगता है कि शायद उसका बॉस ज़ूकेन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो। नैनजिंग के जाने के बाद येकेन वो नोट पढ़ती है जो कि ज़ूकेन ने उसके लिए मेज़ पर रखा होता है। वो नोट पढ़ती है जिस पर इसको बर्थडे विश किया गया होता है और साथ ही लिखा होता है कि मैं तुमको स्केटिंग सिखाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ नैनजिंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है, जिसकी वजह से वो अपनी कोलीग से पूछती है कि तुम बताओ कि ज़ूकेन का रवैया कैसा है। वो कहती है कि हमारे बॉस को डांटना, चीखना, चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर किसी का काम उनको पसंद ना आए तो वो उसी वक्त उसको जॉब से निकाल देते हैं। आफ्टर दैट जब जॉब से जाने लगती है नैनजिंग तो उस वक्त भी उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जिस पर उसकी 7 सहेलियाँ यानी कि जो कोलीग थी वो उनको कहती हैं कि तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि आज तुम्हारा पहला दिन है, लेकिन फिर भी तुमको ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम परेशान मत हो, आगे सब ठीक हो जाएगा और खुश होकर ये ओकेजन अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो। ये आइडिया नैनजिंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए उन कोलीग्स के जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड सिसी को फ़ोन करती है, लेकिन सिसी उसको ये कहकर मना कर देती है कि मैं आज बहुत सख्त ट्रेनिंग करने वाली हूँ और मेरी लीडर मुझको छुट्टी भी नहीं देगी। हम नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। सीसी तो मना कर देती है, जिसके बाद नैनजिंग को जुआन का ख्याल आता है। फिर वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक डेविल है, वो मेरे साथ खाना कैसे खा सकता है। फिर हम जुआन को देखते हैं जो कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो किस तरह से अपने ज़माने में वापस चला जाए, लेकिन उसको कोई भी हल नहीं मिलता। फिर हम नैनजिंग को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर करती है ताकि वो अकेले ही इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर सके। जब वो खाना शुरू करने लगती है तो साथ वाली मेज़ पर एक लव बर्ड को देखती है और वो सोचती है कि गॉड, मेरे साथ ऐसा लड़का कब आएगा जो मेरे नाज़ नखरे उठाए और मुझे इस होटल में लेकर आए और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। कब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। वो ऐसी बातें करती है कि जिसकी वजह से दूसरी तरफ जुआन टेलीपोर्ट होकर उसके सामने जैसे कि पहले से भी पहुंच जाता था और आज भी पहुंच गया उसके सामने। जब नैनजिंग दूसरी तरफ जुआन को अपने सामने बैठा हुआ देखती है तो अचानक से डर जाती है। जुआन गुस्से से नैनजिंग से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम मुझे बार बार क्यों डिस्टर्ब करती हो। जुआन कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। जुआन जाने ही लगता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगी और उसके कानों में नैनजिंग की बहुत ज़्यादा आवाज़ें गूंजने लगी, जिससे उसको अंदाज़ा हो चुका था कि जब तक वो ये मिशन पूरा नहीं करेगा वो यहाँ से नहीं जा सकता है।
अब मजबूरन अज़वान को वो सब कुछ करना पड़ा जो कि नैनजिंग चाहती थी, तो वो मजबूरन ये सब कुछ करता है और वो वहाँ से फ़ौरन चला जाता है। वापस बस में बैठी नैनजिंग ये सोच रही होती है कि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, इतनी एम्बेरसमेंट सब लोगों के सामने। ओ गॉड, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ए गॉड, कोई तो हो जो मेरी मदद करे। वो ऐसा कहती ही है कि सामने बस में जुआन आ जाता है, जैसा कि हमेशा की तरह उसके सामने उसके मदद कहने पर आ जाता था। जुआन उसके साथ बैठ जाता है। नैनजिंग कहती है कि मुझको माफ़ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। जुआन उसको कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसका सर अपने कंधे पर रख देता है। नैनजिंग भी सुख का सांस लेती है और आराम के साथ अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।